हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, जीके जीएस की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए हैं जो एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो 50 में से अगर आप लोग 18 से 20 प्रश्न भी सही करते हैं तो आपकी जीके जीएस की तैयारी अच्छी है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। 2023 में बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है, सरकारी सीट लेना है, तो एजुकेशन विसाहिल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। अगर आप लोग ये वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, परसों ये वीडियो आई है। ठीक है, चलिए सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए सब लोग। गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। पूरी क्लास जरूर देखे जाइएगा आप लोग। चलिए, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी जो स्थापना हुई थी 1935 में हुई थी और इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में हुआ था। ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। और इसके फर्स्ट गवर्नर कौन थे? सर ऑशबॉर्न स्मिथ थे। कौन थे? सर ऑशबॉर्न स्मिथ थे। अगर भारतीय गवर्नर पूछे कि आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो सीडी देशमुख थे। कौन थे? सीडी देशमुख थे। कौन थे? सीडी देशमुख थे, ध्यान रखना। ठीक है, और इस समय शक्तिकांत दास हैं और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है, ध्यान रखना। पहला का जितने भी लोग यहाँ पे बी जवाब दिए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बरौनी निम्न में से किस उद्योग के लिए फेमस है? बताइए, बरौनी निम्न में से किस उद्योग के लिए फेमस है? तेल शोधन उद्योग के लिए, लौह इस्पात उद्योग के लिए, या चमड़ा उद्योग के लिए, या कागज उद्योग के लिए? सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग भाई। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हो सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे। चलिए, लाइक जरूर कर दिया करो वीडियो को। बरौनी निम्न में से किस उद्योग के लिए फेमस है? ये तेल शोधन उद्योग के लिए फेमस है। दूसरा का जितने भी लोग यहाँ पे ए जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सभी को पता है, डेली सुबह 9 बजे आपकी जीके जीएस की क्लास चलती है, 1:30 बजे हिंदी की, शाम 6:30 बजे रीजनिंग एंड सब्जेक्ट एबिलिटी की क्लासेस चलती है। तो डेली टाइम से आप लोग देख लिया करें और बिल्कुल तैयारी में आप लोग अब जुट जाएं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। प्रतिहार स्वयं को किसका वंशज मानते थे जो राम के प्रतिहार द्वारपाल थे? प्रतिहार का मतलब होता है द्वारपाल। तो बताइए, प्रतिहार स्वयं को जो है किसका वंशज मानते थे? सूर्य का, लक्ष्मण का, या चंद्र का, या हनुमान का? तो प्रतिहार स्वयं को, ध्यान रखना, लक्ष्मण का वंशज मानते थे जो राम के प्रतिहार के थे, मतलब द्वारपाल थे। तो तीसरा का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला? कतई जहर वाला प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा। बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला था? 4 का जवाब दें सब लोग। बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला? तो ये 1765 से 1772 तक चला था बंगाल का द्वैध शासन। 4 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम इस दिशा में था। तो उनका जो मुख्य काम था किस दिशा में था ये आपको बताना है। धर्म को ऊंचा उठाना, या शिक्षा, या समाज सुधार, या अंग्रेजी का परिचय? 5 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो उनका जो मुख्य काम था वो समाज सुधार की दिशा में था, समाज सुधार, ध्यान रखना। 5 का जितने लोग यहाँ पे बी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ रखे गए हैं? कतई जहर वाला प्रश्न है। अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ रखे गए थे? इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ रखे गए थे। छठा का आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला कि निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? तो इसमें असमिया को शामिल किया गया है, मणिपुरी को शामिल किया गया है, बोडो को शामिल किया गया है, मिजो भाषा को शामिल नहीं किया गया है संविधान की 8वीं अनुसूची में। टोटल 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। चलिए मैं 22 भाषाओं को आपको दिखाता हूं, इनको नोट कर लीजिएगा कि संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। नोट कर लीजिए सभी लोग। यहाँ पे सभी भाषाओं को आप लोग देख सकते हैं। असमिया हो गई, उड़िया हो गई, उर्दू हो गई, कन्नड़ हो गई, कश्मीरी हो गई, कोंकणी हो गई, गुजराती, डोंगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली एंड संस्कृत, सिंधी, हिंदी। ये टोटल 22 भाषाएं हैं जो कि 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो इनको याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युत का आदेश कौन जारी कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष या मंत्रिपरिषद? 8 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युति का आदेश कौन जारी कर सकता है? राष्ट्रपति जारी कर सकते हैं। 8 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, एग्जाम में पूछ ले कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आजाद थे। एग्जाम में पूछ ले कि वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? KC नियोगी थे। ठीक है, ध्यान रखना, 3 क्वेश्चंस यहाँ पे करा दिया हूं मैं। इस समय वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह, नंद किशोर सिंह है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, वीडियो को लाइक, जितने भी लोग नए किए हो फटाफट वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो। न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे है? बताएं सब लोग, न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे है? तो ये उच्चतम न्यायालय को है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को है। ध्यान रखना, 10 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और साथ ही इस क्लास में हम लोग बात करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि है चक्षु प्रकाशन की बुक। आप लोग इस बुक का कवर पेज देख सकते हैं, कला वर्ग से हैं, तो आप लोग चक्षु प्रकाशन से अपनी जो है ज़बरदस्त तैयारी कर सकते हैं। ये STD गाइड बुक है, पूरा थ्योरी वाइज इस बुक में दिया गया है। 27 से ज़्यादा आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। 6 सॉल पेपर 17 से 22 तक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। यह पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है। यहाँ पे अंदर का देख सकते हैं, SSR पब्लिकेशन की बुक है। यहाँ पे एग्जाम पैटर्न के बारे में दिया गया है, इस बुक में पूरा समझाया गया है। यहाँ पे इसकी विषय सूची आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, पूरा कंप्लीट किया गया है सिलेबस इस बुक में। यहाँ पे इंग्लिश देख सकते हैं, रीजनिंग, कला वर्ग हो गया, हिंदी, जीके निकल गया आगे, एंड यहाँ पे 2022 का पेपर भी लगाया गया है। सबसे खास बात इस बुक की ये है, बहुत ही अच्छे तरीके से इस बुक को डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे इसकी आंसर शीट देख सकते हैं और इसमें हर क्वेश्चन का सोल्यूशन भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बेस्ट बुक है बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए चक्षु प्रकाशन की बुक। गाइड के अलावा इनकी जो है प्रैक्टिस सेट की बुक भी आती है, तो अपनी और भी अच्छी तैयारी के लिए इनकी प्रैक्टिस सेट की बुक भी ले सकते हैं। प्रैक्टिस सेट की बुक में आपको 3900 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6 सॉल्व पेपर, 15 प्रैक्टिस सेट आपको अलग से देखने को मिल जाएंगी। तो दोनों पुस्तकें हर मार्केट पे बहुत ही आसानी से मिल जाएंगी। ऑनलाइन भी इसे आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं घर बैठे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ऑनलाइन भी आप लोग घर बैठे मंगवा सकते हैं दोनों पुस्तकों को। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, सर्वजनीन यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो है लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न या समाजवादी? 11 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो लोकतांत्रिक है। ठीक है, 11 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश को विश्व का चिड़िया घर के नाम से जाना जाता है? कतई जहर वाला प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश को विश्व का चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है? तो ये सवाना प्रदेश को जाना जाता है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, 12 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि पर किस फसल के अंतर्गत है? चावल, गेहूँ, मक्का या कपास? बताइए। तो वो फसल है, ध्यान रखना, चावल। ठीक है, चलिए 13 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफ़ी का अधिक उत्पादन होता है? तो देखिए, राज्य पूछे तो कर्नाटक आपका हो जाएगा, कर्नाटक। और कर्नाटक में ही कुर्ग जिला है, इसी जिले में कॉफ़ी का अधिक उत्पादन होता है। तो 14 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लैकोलिथ संबंधित है किससे? बताइए, लैकोलिथ का संबंध किससे है? भूकंप से। भूकंप का संबंध तो होता है सीस्मोग्राफ रिएक्टर पैमाने से। इसमें बताइए लैकोलिथ का संबंध किससे है? तो ज्वालामुखी से है लैकोलिथ का संबंध। 15 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो। और बीएड से रिलेटेड भाई कुछ भी डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, या इंस्टा पे भी आप लोग हमें फॉलो करके वहाँ पे डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। चलिए, भारत में खाना पकाने के लिए विश्व की सबसे बड़ी सौर वाष्प प्रणाली कहाँ स्थापित की गई है? 16 का जवाब दें सभी लोग। भारत में खाना पकाने के लिए विश्व की सबसे बड़ी सौर वाष्प प्रणाली कहाँ स्थापित की गई है? तो ये माउंट आबू में। माउंट आबू कहाँ पे है? समझ गए होंगे। ठीक है, राजस्थान। 16 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, भारत में जल विद्युत शक्तिगृह 1897 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया था? बताएं सब लोग, भारत में जल विद्युत शक्तिगृह 1897 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया था?
दार्जिलिंग में किया गया था। ठीक है, 17 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था 1806 में। ठीक है, 18 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? यहाँ पे न्यूनतम की बात की जा रही है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? तो वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। अधिकतम पूछे तो एशिया, एशिया में सर्वाधिक जनसंख्या है, और न्यूनतम आपका ऑस्ट्रेलिया में है। 19 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है, बताइए उस भारत की नदी को, जो सबसे लंबी नदी है जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है, तो वो है गोदावरी नदी। ठीक है, 20 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी की धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम क्या है? बताइए, पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम क्या है? ऊपर की ओर पूछ रहा है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो सबसे नीचे आपका क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं घटित होती हैं जितनी भी। ठीक है, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। समताप मंडल में वायुयान उड़ते हैं। ठीक है, सबसे ऊपर ही आपका बहिर्मंडल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 21 का आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अच्छा प्रश्न था। चलिए, और ओजोन जो परत होती है वो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, किसने एक तरफ जो है, क्या है प्रश्न, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे? किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? महमूद गजनवी ने। ठीक है, 22 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है क्या? जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखदत्त। ठीक है, 23 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है आपकी स्क्रीन पे कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? बताएं 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर दो सभी लोग, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो बिल्कुल फ्री में तैयारी करने के लिए। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। पिछली बार हमने बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया है, तो इस बार भी हमारी कोशिश रहेगी अच्छा रिजल्ट देने की, अच्छा कंटेंट देने की। तो जुड़े रहें, अभी तो बेहतरीन कंटेंट आप लोगों को देना है, तो वो मिस ना हो। तो इसीलिए कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी यूपी बीएड की अपडेट आए या क्लासेस हों, ज़बरदस्त क्लासेस हों, उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलता रहे। तो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का जो गठन किया गया था, ध्यान रखना, ये किया गया था 1953 में। ठीक है, 24 का जितने लोग यहाँ पे सी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था किसने? यूनानियों ने, या अंग्रेज़ों ने, या तुर्कों ने, या मुगलों ने? तो ध्यान रखना, भारत में पोलो खेल का जो प्रचलन किया गया था तुर्कों के द्वारा किया गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर किन की मृत्यु हो गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी, ये आपको याद रखना है। 25 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों से अच्छा एक प्रश्न है, जैसे घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई, तो लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर किसकी मृत्यु हो गई थी, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। छाप दीजिए सब लोग, नहीं पता है तो गूगल में सर्च करके बताइएगा आप लोग। ठीक है, चलिए, ऐसा अगर आप लोग करेंगे ना तो लाइफ टाइम याद हो जाएगा आपको। ठीक है, चलिए, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के साथ कौन सी संधि है? जो आंसर दिया करते हैं ना, मैं पूछा करता हूँ बीच बीच में, तो समझो वही स्टडी करते हैं, अपने रियल स्टडी। जिनके अंदर जिज्ञासा है, और जिनके अंदर जिज्ञासा नहीं, वो कुछ नहीं करते, जवाब ही नहीं देते हैं, केवल क्लास देखते रहते हैं। तो तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के साथ कौन सी संधि की? और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताया करता हूँ इनको आप लोग नोट भी कर लिया करें रिवीजन के लिए, बाद में रिवीजन कर सकें। अगर एक ही बार में आपके माइंड में शेव हो जाता है तो बहुत बढ़िया है। तो श्री रंगपट्टनम की संधि आपका सही उत्तर हो जाएगा। 26 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, मुगल स्थापत्य कला के संदर्भ में पेट्रा ड्यूरा का अर्थ क्या है? बताएं, पेट्रा ड्यूरा का अर्थ क्या है? तो पेट्रा ड्यूरा का अर्थ है संगमरमर के पत्थर पर जवाहरात से की गई जड़ावट, यही पेट्रा ड्यूरा का अर्थ होता है। ठीक है, जवाहरात से की गई जड़ावट। चलिए, नरसिंह मेहता किसके प्रसिद्ध संत थे? कहाँ के? गुजरात के, महाराष्ट्र के, राजस्थान के, या बिहार के?
तो ये गुजरात के प्रसिद्ध संत थे। 28 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान सबसे अधिक शक्ति का स्रोत होती है? 29 का जवाब दें। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान सबसे अधिक शक्ति का स्रोत होती है? तो वो है अवसादी। ठीक है, ध्यान रखना। 29 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई थी? जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई थी? ये हुई थी औरंगजेब के शासनकाल में। ठीक है, 30 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्न इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था? बताएं सब लोग, किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था? गुड मॉर्निंग भाई सभी को, गुड मॉर्निंग। वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, थोड़ी सी लाइक की और कमी है, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, दबा के लाइक करो सभी लोग, वेट कर रहा हूं मैं। तो निम्न इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? बदायूनी ने कहा था। ठीक है, 31 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और एग्ज़ाम डेट को लेकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि डेट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो मैं बता दूं 24 अप्रैल को ही आपका एग्ज़ाम होगा। जब बढ़ेगी तो देखा जाएगा, बट अभी बिल्कुल कंसंट्रेट होकर अपनी ज़बरदस्ती तैयारी करें 24 अप्रैल को ही मानकर। एक महीने से ज़्यादा अभी आपके पास समय है। एक महीने में बिल्कुल ज़बरदस्त तैयारी करिए आप लोग कि आप सरकारी सीट एक अपनी पा सकें। अकबर के संरक्षक बैरम खां का पतन कब हुआ? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो अकबर के संरक्षक बैरम खान का जो पतन हुआ था 1560 में हुआ था, ध्यान रखना। 32 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मेघ स्तनीज की पुस्तक का नाम क्या था? 33 का जवाब दें। मेघ स्तनीज की पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका था। ठीक है, अर्थशास्त्र चाणक्य। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। किस उभयलिंगी पशु में पर निषेचन किया जाता है? किस उभयलिंगी पशु में पर निषेचन किया जाता है? केचुआ आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 34 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसान का मित्र केचुआ कहलाता है, ध्यान रखना। ठीक है, ब्लब्बर क्या होता है बताइए? ब्लब्बर क्या होता है? ब्लब्बर 35 को जवाब दें। ब्लब्बर क्या होता है? तो ब्लब्बर संघ वसा की एक परत होती है। ठीक है, ध्यान रखना, संघ वसा की एक परत होती है ब्लब्बर, उसी को ब्लब्बर कहते हैं। 35 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? बताइए सब लोग, चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? किसके शासनकाल में? इल्तुतमिश के शासनकाल में। ठीक है, 36 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन तो कई बार एग्जाम में क्लास में करवा चुका हूँ, और ये मतलब कई बार क्लास में पूछा जा चुका है कि भारतीय प्रतीक का उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है कहाँ से? ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है, ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इस्टा लगा के नोट कर लेना। ठीक है, चलिए, निम्न में से कौन सा भारत के लिए चुनौती पैदा नहीं करता है? निम्न में से कौन सा भारत के लिए चुनौती पैदा नहीं करता है? जातीयता जो है नहीं पैदा करता है। ठीक है, 38 का डी आपका बिल्कुल समाजवाद आपका नहीं करता है, समाजवाद आपका। ठीक है, चलिए, निम्न में से कौन सी समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है? निम्न में से कौन सी समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है? ये स्थायी है, ये है, ये है, ये नहीं है। वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति ये नहीं है आपकी। ठीक है, चलिए, निम्न में से कौन सा देश एक दलीय प्रणाली अपना रहा है? बताइए उस देश को जो दलीय प्रणाली अपना रहा है। तो वो है आपका चीन, दलीय प्रणाली अपना रहा है। कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? 41 का जवाब दें। कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? अरावली नहीं है आपका। ठीक है, चलिए, मृदुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है किसके लिए? मृदुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है किसके लिए? तो ये हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। 42 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे किसके द्वारा? बताएं सब लोग, ये किसके द्वारा स्थापित किए गए थे 4 मठ? तो ये स्थापित किए गए थे आदि शंकराचार्य के द्वारा। ठीक है, 43 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डीएनए के कोडकरण खंड को क्या कहा जाता है? डीएनए के कोडकरण खंड को क्या कहा जाता है? इन दोनों का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में आप लोग छापिएगा। डीएनए के कोडकरण खंड को क्या कहा जाता है? एक्सॉन कहा जाता है। 44 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? तो इसमें देखिए मतलब ऑप्शन थोड़ा त्रुटि है, तो मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, अगर वसा में पूछे तो ए, डी और ई और के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये वसा में होते हैं आपके।
लिख लीजिए अलग से। और जल में घुलनशील कौन कौन से होते हैं, तो विटामिन बी और विटामिन सी, ये जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, जितने भी विटामिन हैं उनके स्रोत, उनका रासायनिक नाम एंड उनकी कमी से कौन कौन सा रोग होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, जैसे विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। विटामिन बी का थायमीन होता है। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक होता है। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल होता है। तो सब याद होने चाहिए रासायनिक नाम। ठीक है, किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है, विटामिन बी12 में पाई जाती है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। रेशम का उत्पादन किससे होता है, बताइए, रेशम का उत्पादन किससे होता है? रेशम कीट के लार्वा से होता है। ठीक है, और रेशम अपनी मादा को बहुत दूर से पहचान लेती है। ये जब सीटेट का एग्जाम देंगे ना, तब एग्जाम में पूछे जाते हैं। विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? 3 वर्ष के लिए नहीं, 4 वर्ष के लिए नहीं, 5 वर्ष के लिए नहीं, 6 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं विधान परिषद के सदस्य। ध्यान रखना, कतई जहर वाला प्रश्न था। शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह था कौन? शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह था कौन? जहांगीर खां। ठीक है, 48 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? तो वो था चंद्रगुप्त। कौन था? चंद्रगुप्त। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया था किस अनुच्छेद में? 143 में। 50 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जीके जीएस की क्लास। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और 50 प्रश्न में से आपके जितने भी प्रश्न सही हुए हों, कमेंट बॉक्स में नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास पे। ये वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। कुछ भी डाउट्स वगैरह रह गया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो पे। और जो पिछली क्लासेस हो गई हैं उन क्लासेस को नहीं देखें तो जाके देखिए, प्ले लिस्ट में सारी की सारी क्लासेस अवेलेबल हैं बिल्कुल फ्री में। थैंक यू सो मच।